students, how are you all? Hope you all are very good. Today, students, we are going to start our 10th chapter of class 8, which is about force and pressure. Okay, done. Let's begin our chapter. So, students, as we all know that in our day-to-day life, we perform many activities. है ना? जैसे कि opening or shutting a door, squeezing a bottle of ketchup, picking a book, hitting a ball from bat, catching a ball, pulling a chair, lifting a box, etc. तो ये सभी ऐसी एक्टिविटीज हैं विच रिक्वायर अस टू अप्लाई सम काइंड ऑफ पुश और पुट। दैट मींस इन सभी एक्टिविटीज में जो हम अपनी डेली लाइफ में यूजुअली करते हैं, सभी एक्टिविटीज में क्या हमको एक पुश या पुल की रिक्वायरमेंट होती है जो करनी जरूरी होती है। ठीक है, तो उसी की वजह से ये सारी एक्टिविटीज नहीं हो पाती है। तो अब हमें क्या करना है, इससे पहले फोर्स के बारे में पढ़ना है। फोर्स क्या है? फोर्स एक तरीके का पुश या पुल होता है ना। सी, so when an object is moved by either pushing or pulling, we say force is applied to move the object. A push or a pull that tends to affect an object in some way is called a force. For example, to open a drawer, one has to pull it, and to close the drawer, one has to push it. This is both the conditions a person applies some kind of force. The direction in which the force is applied is called the direction of the force, and the point that the force is applied on an object is called the point of application of the force. So जब भी आप किसी एक ऑब्जेक्ट को मूव करते हो पुश या पुल के थ्रू, दैट मींस यू हैव अप्लाइड द फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट। यू हैव गिवन एज एन एग्जांपल कि जैसे ही हम कभी किसी ड्रॉअर को ओपन करते हैं तो उसके लिए पुल करते हैं, फिर जब हम उसे क्लोज करना होता है तो हम उसे पुश करते हैं। तो बेसिकली क्या करा हमने, इसमें फोर्स अप्लाई करा कभी जाके, और फोर्स में हमने क्या करा, वी आइदर पुश द ड्रॉअर और वी हैव पुल्ड द ड्रॉअर। ठीक है, सो उसमें क्या कर रहे हैं आप, वहां पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। सो जिस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई किया जाता है इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बोलते हैं। और जिस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई किया जाता है किसी एक ऑब्जेक्ट पे उसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दी फोर्स। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स के क्या इफेक्ट्स होते हैं, यानी कि जब हम कहीं पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या क्या चेंजेस, क्या क्या इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले ये एक फोर्स क्या करता है, किसी भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में था, मूव कर रहा था, तो देन वी कैन stop that moving object by applying force on it. ठीक है, example, when catching a ball thrown by your friend, you apply a force and a moving ball comes to stop. यानी कि आपके फ्रेंड ने आपको एक बॉल थ्रो करी और आप उसे जब कैच करोगे तो कैच करने के लिए आप उसमें फोर्स अप्लाई करोगे, तो वो मूविंग बॉल थी, उस मूविंग बॉल को आपने स्टॉप कर दिया बाय अप्लाइंग फोर्स। नेक्स्ट इज फुटबॉल प्लेयर प्लेइंग अ फुटबॉल। ठीक है, एक फुटबॉल प्लेयर जब फुटबॉल खेलता है तो उसमें भी वो क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है। यानी कि फोर्स अप्लाई करने में भी वो क्या करता है, किसी एक ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को आइदर चेंज कर सकता है या उसको मूव करवा सकता है। यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो कोई रेस्ट पे था आप उसको मोशन में मूव कर सकते हो बाय अप्लाइंग फोर्स। एक ऑब्जेक्ट जो ऑलरेडी मूविंग था उसको आप स्टॉप कर सकते हो बाय अप्लाइंग फोर्स। एक ऑब्जेक्ट जो मूविंग है उसकी डायरेक्शन चेंज करी जा सकती है बाय अप्लाइंग फोर्स। दीज आर द इफेक्ट्स व्हिच आर सीन ड्यू टू द फोर्स। You apply a force on an almirah to make it face in a different direction. है ना, आप क्या आपको घर की जो अलमीरा है आप चाहते हो कि आपको उसको डायरेक्शन चेंज करनी है, तो आप उस पर क्या करोगे, फोर्स अप्लाई करोगे। नेक्स्ट, अ फुटबॉल प्लेयर किक्स अ फुटबॉल टू मेक इट मूव इन अ डिफरेंट डायरेक्शन ओवर टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम। ठीक है, एक फुटबॉल प्लेयर क्या करता है, फुटबॉल पे फोर्स लगाता है जब वो किक करता है उसको, सो दैट क्या, या तो वो मूव करे आगे की तरफ या आप उसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हो अपने टीममेट के लिए। दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। नेक्स्ट है अ गर्ल पुशिंग द स्विंग। सी, ये गर्ल है जो क्या कर रही है, दूसरी गर्ल को क्या स्विंग पे वो दूसरी गर्ल स्विंग पे बैठी है, उसको क्या कर रही है, वो फोर्स अप्लाई करके स्विंग को पुश कर रही है। सी, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। यानी कि फोर्स के थ्रू क्या करा जा सकता है, किसी एक मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी चेंज किया जा सकता है। Example, an elder child stands opposite and applies a force on tricycles being run by a younger child and slows it down. एक क्या है, एक एल्डर चाइल्ड है जो क्या है, एक ट्राईसाइकिल के ऑपोजिट साइड पे खड़ा हुआ है और उस पर फोर्स अप्लाई करता है ना। और वो जो ट्राईसाइकिल है वो क्या, एक छोटा बच्चा यंगर चाइल्ड उसको चला रहा है ना, और उसको वो स्लो डाउन कर सकता है। ठीक है, एंड यू मस्ट हैव मेड समवन फोर्स योर स्विंग टू इंक्रीज द स्पीड व्हाइल यू सैट ऑन इट। हमने देखा है कि ये यूजुअली जो ये कॉमन सा स्विंग है तो हम बैठते हैं, तो क्या इसकी स्पीड को आप जब आप चाहते हो कि इसकी स्पीड इंक्रीज हो तो आप क्या करते हो, किसी दूसरे पर्सन से बोलते हो कि मुझे पीछे से क्या फोर्स अप्लाई किया जाए, मुझे पुश किया जाए, सो दैट मेरे स्विंग की क्या हो, स्पीड इंक्रीज हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट है चिल्ड्रन मोल्डिंग क्ले। ठीक है,
क्ले आपने यूजुअली आप यूज करते हो, उसमें आप क्या करते हो, क्ले को मोल्ड करते हो। मोल्ड करके क्या हो जाती है, क्ले की शेप चेंज हो जाती है। लेकिन मोल्ड करने के लिए भी आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो, राइट। सी, तो फोर्स क्या कर सकता है, किसी एक ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर सकता है। दैट every day your mother rolls down a ball of kneaded flour into chapati by applying force. You might have played with molding clay of different colors, making it into so many different shapes of fruits, animals, etc. Here also force is applied by you. है ना? You might have seen labor breaking down bricks or stone into smaller pieces by hitting them with a hammer. Again, the shape of the bricks or stone is getting changed due to a force that is hitting. So, क्या ये आपको एग्जाम्पल से आपको 2-3 गिवन है कि आपने घर में देखा होगा कि मदर होती है, आपकी मम्मा क्या करती हैं, जो डो होता है, डो की शेप को क्या फोर्स लगाकर चेंज करके उसकी चपाती बना देती हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके पास डिफरेंट कलर्स के क्ले होते हैं, उसको आप क्या करते हो, फोर्स लगाकर उसको मोल्ड करते हो, फिर उसके डिफरेंट शेप्स के टॉयज आप बनाते हो, ठीक है। फिर आपने देखा होंगे लेबर्स, लेबर्स क्या करते हैं, बड़े बड़े ब्रिक्स को, स्टोन्स को हैमर के थ्रू क्या करके फोर्स लगा के हिट करके छोटे छोटे पीसेस में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरीके से किसी भी एक ऑब्जेक्ट की शेप चेंज करी जा सकती है बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन इट। नेक्स्ट इज अ लेबर ब्रेकिंग ब्रिक्स, ठीक है। सो इन द अबव एग्जांपल अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट अकम्प्लिशेस एट लीस्ट वन ऑफ द गिवन रिजल्ट। तो आपने क्या देखा कि ये सभी एग्जांपल्स में आपने क्या देखा कि फोर्स क्या करता है, कुछ ना कुछ चीजों में रिजल्ट जरूर लाता है। क्या क्या ला सकता है, मूव एन ऑब्जेक्ट लाई एट रेस्ट। आई टोल्ड यू बर्नर ऑल्सो, एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे था उसको क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। नेक्स्ट, स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है। चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को जो मूव कर रहा है उसकी स्पीड चेंज की जा सकती है, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज की जा सकती है, या फिर ऑब्जेक्ट की शेप भी चेंज करी जा सकती है। सो दीज आर द डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स बीइंग अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। नाउ वी आर हैविंग द टॉपिक टाइप्स ऑफ फोर्सेस। कितने टाइप के फोर्सेस हैं? सो वैरायटी ऑफ फोर्सेस हमारे अराउंड प्रेजेंट है ना। और उन सभी फोर्सेस को आप ब्रॉडली जब कैटेगराइज करते हो तो दो कैटेगरी में कर सकते हो, एक होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट। सबसे पहले पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। तो जनरली इन अ लार्ज नंबर ऑफ केसेस द पुश ऑन द पुल इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट डायरेक्टली विद हैंड्स, फीट एक्सेट्रा, और इनडायरेक्टली थ्रू अनदर ऑब्जेक्ट लाइक स्टिक, स्प्रिंग और रोप। Therefore, while applying a force on an object, if the object is in direct or indirect contact with the source of the force is called contact force. Example, muscular, mechanical and frictional forces. So, ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट पर आप पुश या पुल उसको करते हो, तो वो क्या करते हो, या तो उस बॉडी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आके करते हो, या किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू उस ऑब्जेक्ट पर यानी कि पुश या पुल लगाया जाता है ना। वो दूसरा ऑब्जेक्ट आपका स्टिक, स्ट्रिंग, रोप कुछ भी हो सकता है। तो दैट मीन्स जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने पर हम उस ऑब्जेक्ट की या तो डायरेक्ट कांटेक्ट में है या फिर इनडायरेक्ट कांटेक्ट में, लेकिन कांटेक्ट में है ना, दैट मीन्स सच काइंड ऑफ फोर्सेस आर नोन एज कांटेक्ट फोर्सेस। अब ये कांटेक्ट फोर्सेस फर्दर क्लासिफाई किए जाते हैं कुछ और फोर्सेस में, सच एज मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। सबसे पहले मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स में क्या है, we hold a glass of water using our hands. A ball may be thrown by hand or kicked with a foot. A handbag is picked by using a handle or a string. In all these examples, we use our muscular force to perform the actions. Muscular force applied in any manner and situation is an example of contact force. Sometimes the muscular force of animals is also used to do various activities. Elephants are made to drag heavy loads tied to them through strings or chain. Okay, अब किसी एक ग्लास को जिसमें पानी है ना, ग्लास ऑफ वाटर को होल्ड करते हो अपने हैंड्स के थ्रू। बॉल को क्या किया जाता है, आप बॉल को या तो क्या कर रहे हो, अपनी हैंड्स के थ्रू थ्रो कर रहे हो, या फिर आप उसको अपने लेग्स के थ्रू किक कर रहे हो, ठीक है। आपने एक बैग को होल्ड किया हुआ है, ठीक है, या तो उसके हैंडल के थ्रू या उसकी स्प्रिंग के थ्रू। तो इन सभी एग्जाम्पल्स में क्या है, आप अपना मस्कुलर फोर्स यूज कर रहे हो, ठीक है। तो मस्कुलर फोर्स कैसे भी अप्लाई किया जा रहा हो, आप क्या होते हो, ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हो, ये हमेशा कांटेक्ट फोर्स ही माना जाता है, ठीक है। कभी कभी आपने देखा है कि एनिमल्स जो होते हैं, काफी सारे एनिमल्स का मस्कुलर फोर्स यूज किया जाता है बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए। जैसे कि एलिफेंट है, एलिफेंट से क्या किया जाता है, हैवी लोड्स क्या किया जाता है, उनसे कैरी किया जाता है टू टू अ लॉन्ग डिस्टेंस, क्या करके उनको एक स्ट्रिंग या चेन से बांधते हैं, ठीक है। वो भी वहां पे क्या अप्लाई कर रहे हैं, मस्कुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। चलो, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट एनिमल्स, जैसे कि हॉर्सेस, कैमल, बुलक्स, ये सब क्या करते हैं, ये यूज किए जाते हैं टू पुल कार्ट्स। म्यूल्स हैं, डोंकीज हैं, उनसे क्या किया जाता है, हेवी लोड्स
या लोगों को कैरी किया जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यूजुअली इन द हिली एरियाज. So these all are the examples of muscular force. Now next we come to mechanical force. Mechanical force क्या है? जब भी एक बॉडी मूव करती है किसी मशीन के थ्रू, तो जो फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है बाय द मशीन इज कॉल्ड मैकेनिकल. एग्जाम्पल, कार इंजन है. कार इंजन में क्या करता है? एक मैकेनिकल फोर्स एक्सर्ट करता है जिसकी वजह से कार की मूव करती है ना. जब आप किसी नेल को हिट करते हो किसके थ्रू? हैमर के थ्रू. या किसी स्क्रू को फिक्स करते हो स्क्रू ड्राइवर के थ्रू. तो यहाँ पे सब आप क्या कर रहे हो? मशीन्स का यूज कर रहे हो. दैट मीन्स मैकेनिकल फोर्स वहां पे इन्वॉल्व हो रहा है. अब मशीन्स क्या करती है? खुद से डायरेक्ट एक्सर्ट फोर्स नहीं करती है. ठीक है, द नीड एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज टू एक्सर्ट फोर्स. इनको भी क्या चाहिए होता है? मशीन्स को एक्सटर्नल सोर्सेज से एनर्जी चाहिए होती है, तब जाके ये फोर्स अप्लाई या एक्सर्ट कर पाए. नेक्स्ट वी आर हैविंग फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? If we roll a ball on the floor, it will slow down after a while and finally stop on its tail. Similarly, if the cyclist stops pedaling the bicycle gradually comes to a halt. These observations suggest that an invisible force might be frictional force acting between the surface and physical contact. This force causes the object to slow down and stop moving. It always acts in the direction opposite to the direction of motion of the object. This force that opposes the relative motion between the surface of two objects in contact and acts along the surfaces in contact is called the force of frictional or frictional force. Friction also produces heat. When we rub our palm in winter, they become warm due to friction. तो क्या कहते हैं कि आपने देखा है जब भी कोई बॉल क्या कर रही है? फ्लोर पे रोल कर रही है. ठीक है, तो रोल करने के क्या होगा? धीरे धीरे उसकी क्या होगी? स्पीड स्लो होगी और एक पॉइंट पे आके वो क्या खुद से स्टॉप हो जाए. ऐसी एग्जांपल है साइक्लिस्ट का. यानी कि एक साइक्लिस्ट है जो पेडलिंग कर रहा है और फिर उसने पेडलिंग करनी रोक दी. तो क्या होगा? धीरे धीरे उस साइकिल की भी स्पीड कम होगी एंड इवेंचुअली इट विल स्टॉप. तो ये सभी एग्जांपल्स हैं आपके फ्रिक्शनल फोर्स. क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है? स्लो डाउन करता है और इवेंचुअली मोशन को अपोज करता है. यानी कि दो कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट जो जिनके सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में है ना, तो कांटेक्ट में होने से क्या किया जाता है? फ्रिक्शनल फोर्स उस मोशन को क्या कर देता है? स्लो डाउन कर देता है. ठीक है, तो ऐसे फोर्स को आप फ्रिक्शन फोर्स या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं. ठीक है, ये फ्रिक्शनल फोर्स हीट भी प्रोड्यूस करता है. ठीक है, इनविजिबल फोर्स होता है आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है, दिखता नहीं है लेकिन अपोज करने का काम होता है इसका, किसको? मोशन को. ऑब्जेक्ट यानी कि अगर ऑब्जेक्ट आपका ऐसे है, इधर मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. इसी वजह से क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट खुद कभी ना कभी आगे क्या हो जाएगा? रुक जाएगा. जितना ज्यादा आपका रफ सरफेस होगा उतना फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होता है. जितना सरफेस स्मूथ होता है उतना फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाता है. फ्रिक्शनल फोर्स हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है. इसलिए आपने देखा होगा कि विंटर्स में जब अपने आर्म्स को इस तरीके से क्या करते हैं? रब करते हैं, तो क्या हो रहा है? मैंने दोनों पार्म्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं. कांटेक्ट में आने से क्या होता है? यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स हम लोग जनरेट कर रहे हैं और धीरे धीरे हमारी पार्म क्या होने लगती है? वार्म हो जाती है बिकॉज ऑफ द जनरेशन ऑफ हीट एनर्जी. ठीक है, चलो नाउ वी आर हैविंग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस हमने पढ़ लिए, अब हमें पढ़ने हैं नॉन कॉन्टैक्ट. तो नेम से ही सजेस्ट किया जा सकता है वो फोर्स जिसमें कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है बल्कि ऑब्जेक्ट है ना, या फिर जिस पे भी उसको अप्लाई किया जा रहा है, ऐसे फोर्सेस को नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं. एग्जाम्पल, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सभी आपके नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं. सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स. तो वो फोर्स जो एक मैग्नेट एक्सर्ट करता है दूसरे मैग्नेट के ऊपर या किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर, ऐसे फोर्सेस को मैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है. अब वो मैग्नेटिक मटेरियल क्या हो सकते हैं? आयरन, कोबाल्ट एंड निकल. ठीक है, इन तो हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल्स बोलते हैं बिकॉज इनमें क्या होता है? ये किसी मैग्नेट को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी रखते हैं, इसलिए इनको मैग्नेटिक मटेरियल कहा जाता है. तो ऐसा फोर्स जो कोई एक मैग्नेट या तो किसी दूसरे मैग्नेट पे एक्सर्ट कर रहा है या किसी मैग्नेटिक मटेरियल पे एक्सर्ट कर रहा है, उस फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स कहा जाएगा. अब एक मैग्नेट पे कितने पोल्स? 2 पोल्स होते हैं. फर्स्ट इज नॉर्थ एंड द अदर इज साउथ. ठीक है, सो वी already know that like poles of magnets repel each other and unlike poles of each other, thus a magnetic force can be both attractive and repulsive. A magnet can act from a magnetic force distance because it is surrounded by an invisible field as magnetic force. For example, when we bring a bar magnet close to the iron nails get attracted towards it. The magnetic force is also used to extracting scrap iron from garbage dumps so that they can be recycled.
तो अभी मैंने आपको बताया मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। एंड बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जो लाइक पोल्स होते हैं, लेकिन नॉर्थ एंड नॉर्थ, साउथ एंड साउथ, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर भागते हैं, दे रेपेल ईच अदर, है ना। और जो अनलाइक पोल्स होते हैं, ऑपोजिट पोल्स होते हैं, सच एज नॉर्थ एंड साउथ, साउथ एंड नॉर्थ, दे गेट अट्रैक्ट। तो बेसिकली मैग्नेटिक फोर्स कितने के हो गए, मैग्नेटिक फोर्स या तो आपका रिपल्सिव नेचर का होगा या फिर अट्रैक्टिव नेचर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, एक मैग्नेट क्या करता है, डिस्टेंस से भी, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है जो मैग्नेटिक मटेरियल है या फिर आपका कोई दूसरा मैग्नेट है, तो वो थोड़े डिस्टेंस पे होने पे भी अपना मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करता रहता है, इनविजिबल मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर एक्सर्ट होता है। एग्जाम्पल आपको गिवन है कि मान लो एक बार मैग्नेट है, ठीक है, और वो बार मैग्नेट क्या है कि आप उसको आयरन मेज के पास लेकर जा रहे हैं, तो वो आयरन मेज क्या होंगी, धीरे धीरे इसके पास आएंगी और किस पे जाके स्टिक हो जाएंगी, इस बार मैग्नेट पे जाके स्टिक हो जाएंगी, क्योंकि आयरन ने एक मैग्नेटिक मटेरियल है और मैग्नेट, बार मैग्नेट क्या है, मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करेगा उन आयरन नेल के ऊपर, जिसकी वजह से उसके जाके अटैच हो जाएगी। ठीक है, सो इस तरीके से क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स की एप्लीकेशंस होती है। मैग्नेटिक फोर्स बहुत जगह अप्लाई किया जा सकता है, जैसे कि गार्बेज का जो डंप होता है, वहां से आयरन के ऑब्जेक्ट्स को, आयरन के स्क्रैप को सेपरेट करने के लिए भी हम बड़े बड़े मैग्नेट्स का यूज करते हैं, सो दैट वो आयरन को हम क्या कर सकते हैं, आगे चल के रिसाइकल कर सकते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ यूजफुल मेटल। नाउ नेक्स्ट वी आर हैविंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अब वो फोर्स जो एक चार्ज बॉडी एक्सर्ट करती है दूसरी बॉडी पर, है ना, और वो दूसरी बॉडी हो सकता है चार्ज हो सकता है अनचार्ज हो, लेकिन चार्ज बॉडी ही एक्सर्ट करेगी फोर्स ऑन सम अनदर चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी, सच काइंड ऑफ फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, अब ये फोर्स क्या होता है, ये भी आपके नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की कैटेगरी के अंदर आता है, क्योंकि इट अकर्स इवन व्हेन द बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। ये तब भी होता है जब ऑब्जेक्ट क्या है, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं भी है, तो भी वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। ठीक है, फिर आता है फ्रिक्शन पे। फ्रिक्शन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल फोर्स है जो हमारे अर्थ पर है। ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से ही हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को जो मूव कर रहा है उसको स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, या फिर अपनी बुक्स को आप क्या करते हो, होल्ड करते हो अपने हैंड में, तो एक तरीके से ये सब क्या है, यहाँ पे कहीं ना कहीं फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट हो रहे हैं। ठीक है, नाउ वी आर कंप्लीटेड द फोर्सेस and now we have to discuss about pressure. So to understand pressure, take a book and place it on your palm. You feel a downward force on our palm, which is exerted by the book. The force spreads over our entire palm. Now try to place the book only on your pointer finger. We feel a force again, but it presses harder because at this time the force is acting on a finger only, which is a smaller area as compared to our palm. देखो, आपको कुछ एग्जाम्पल गिवन है कि आप प्रेशर को अगर समझना चाहते हैं, सबसे पहले आपको बोला है कि आपको एक बुक लेनी है और बुक को अपने से पाम पर होल्ड करना है, इस तरीके से। तो आपको क्या लगेगा कि वो जो बुक है वो क्या हो रही है, आपके पाम पर एक तरीके का फोर्स एक्सर्ट कर रही है। ठीक है, चलो फिर अब आपको क्या करना है, उस बुक को अपनी पॉइंटर फिंगर के ऊपर रखने की कोशिश करनी है। ठीक है, जब आप अपने पॉइंटर को उस पर रखोगे तो आपको फिर से फोर्स फील होगा अपने फिंगर पर, लेकिन इस टाइम पे आपको जो फोर्स है वो ज्यादा फील हो रहा होगा। जब आपने पाम पे रखा था तब भी फील हो रहा था फोर्स, क्योंकि तब भी बुक आपकी क्या कर रही थी, फोर्स एक्सर्ट कर रही थी। अब आपने जब अपने फिंगर पॉइंटर पे रखा है, तब आपके फिंगर पे भी लगने वाला फोर्स क्या है, ज्यादा होगा। क्यों होगा ज्यादा, क्योंकि अब जो है एरिया जो है ना, वो कम हो चुका है। पहले एरिया ज्यादा था, पाम एक बड़ा एरिया था जहाँ पे फोर्स आप लगवा रहे थे बाय द बुक, लेकिन अब पॉइंटर फिंगर पे क्या हो गया है, सिर्फ क्या है, आपका सरफेस एरिया कम हो चुका है, तो इसलिए वहां पे जो फोर्स आपको फील हो रहा है वो ज्यादा फील हो रहा है। ठीक है, सो दस वी ऑब्जर्व दैट प्रेशर इज इंटरलेटेड टू फोर्स एंड प्रेशर। इट इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया। तो इस तरीके से हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो प्रेशर है वो कहीं ना कहीं फोर्स से इंटर रिलेटेड होता है। तो प्रेशर क्या है, फोर्स है जो एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया पे एक्ट करता है, उसको आप प्रेशर कहते हैं। The force acting per unit area is known as pressure. ठीक है, see, the force acting on the unit area of a surface is called pressure. और जो फोर्स अप्लाई किया जाता है किसी सरफेस पर, है ना, और या फिर सरफेस मतलब जो ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर रखा हुआ है सरफेस पर, उस पर जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है दैट इज नोन एज थ्रस्ट। सो प्रेशर दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। नंबर वन, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाई, यानी कि फोर्स जो अप्लाई किया जा रहा है वो कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है, इस पे डिपेंडेंट होता है प्रेशर। ठीक है, यानी कि फोर्स जितना ज्यादा होगा प्रेशर उतना ज्यादा, फोर्स जितना कम प्रेशर उतना कम।
नेक्स्ट दूसरा फैक्टर क्या है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के साथ कैसा रिलेशनशिप है प्रेशर का, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, यानी कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना फोर्स कम फील होगा। ठीक है, तभी अभी एग्जाम्पल में आपने देखा था, जब अपने पाम पे बुक रखी थी तब आपको क्या फोर्स कम फील हो रहा था, क्योंकि मतलब सरफेस एरिया ज्यादा था। लेकिन जब आपने फिंगर के पॉइंट पे बुक को रखी तो आपको फोर्स ज्यादा फील हुआ, क्योंकि वहां पे सरफेस एरिया कम हो गया। दे हैव गिवन अस कि ग्रेटर द सरफेस एरिया लेसर विल बी द प्रेशर, लेसर द सरफेस एरिया ग्रेटर विल बी द प्रेशर। ठीक है, चलो नाउ वी आर हैविंग यूनिट्स ऑफ प्रेशर। प्रेशर की यूनिट्स क्या है? सो जो यूनिट्स की ऐसा मतलब प्रेशर की ऐसा यूनिट है उसे हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, कॉमनली इसको पास्कल कहा जाता है, पीए से रिप्रेजेंट करती हूँ, जिसका इस यूनिट को रखा गया था एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे ब्लेज पास्कल, उसके बिहार। तो मैथमेटिकली कुछ ऐसा है कि पास्कल क्या है, आपका प्रेशर की यूनिट है, जो कि क्या है, फोर्स अपॉन एरिया इसका फॉर्मूला होता है, और इसको आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की यूनिट बोल सकते हैं। So observing the above formula, it is clear that if the area on which force is acting decreases, pressure increases. On the other hand, if the area on which force is acting increases, pressure decreases. ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि इस फॉर्मूला से आपको समझ में आ रहा है कि वो एरिया जहाँ पे प्रेशर आप अप्लाई हो रहा है, अगर वो एरिया ज्यादा है तो वहां पे प्रेशर कम हो जाएगा, लेकिन जहाँ पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो एरिया अगर कम है तो प्रेशर ज्यादा। ठीक है, जो CGS यूनिट है प्रेशर की वो है डाइन पर स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, डाइन पर स्क्वायर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पर स्क्वायर। Now we are having the topic atmospheric pressure. So thick layer of air around the earth is called the atmosphere. If a small amount of air enclosed in a football or a tire, you can exert pressure on the wall. Then what about the huge amount of air present in the atmosphere all around the earth? The air in the atmosphere also exert pressure on everything that lies in the atmosphere. तो हमें पता है कि हमारे अर्थ के सरफेस के अराउंड एक थिक लेयर है एयर की, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। जब आप किसी एयर को फुटबॉल के अंदर या जो टायर्स के ट्यूब होती है उनके अंदर फिल कर देते हो, तो वो एयर अंदर क्या करती है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की इनर वॉल्स पे क्या करती है, एक फोर्स, एक प्रेशर एग्जर्ट करती है। तो अब अगर हम बात करें एयर की जो हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में है, तो वहां पे भी तो वो क्या कर रही होगी, किसी न किसी ऑब्जेक्ट पर, जो भी उसके ऑब्जेक्ट उसके अंडर कॉन्टैक्ट होते हैं उन पे क्या करती है, एक प्रेशर एग्जर्ट करती है। ठीक है ना, सो क्या जो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर होती है वो हर एक ऑब्जेक्ट जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर इंक्लूडेड है उन सभी पे प्रेशर एग्जर्ट करती है। तो जो फोर्स एग्जर्ट है पर यूनिट एरिया ऑन अ सरफेस, किसी भी सरफेस के पर यूनिट एरिया पे लगने वाला जो फोर्स है, फाइंड द वेट ऑफ एयर अबव दैट सरफेस। ठीक है, एयर के वेट की वजह से सरफेस से ऊपर, उसके ऑब्जेक्ट के सरफेस से ऊपर जो एयर है उसके वेट से जो फोर्स लग रहा है उसको बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, चलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस एज वी गो हायर, जितना जितना आप ऊपर जाते जाओगे उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कम होता जाता है। हायर ऑल्टीट्यूड्स बहुत ज्यादा कम हो जाता है, बिकॉज वहां पे डेंसिटी जो है एयर की वो भी डिक्रीज होने लगती है, यानी कि जो हायर ऑल्टीट्यूड्स है वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, और जो प्रेशर है हमारी बॉडी के अंदर वो फ्लूइड की वजह से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आउटसाइड और जो इनसाइड प्रेशर है वो इम्बैलेंस होने लगता है, और इसलिए जब आप बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पर जाते हो वहां पे आपको अनकंफर्टेबल फील होने लगता है, क्योंकि वहां पे प्रेशर कम हो जाता है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड का प्रेशर है, ब्लड का, वो बढ़ जाता है। ये इम्बैलेंस क्रिएट होने की वजह से वी फील अनकंफर्टेबल ऑन दी हायर ऑल्टीट्यूड्स। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की क्या क्या एप्लीकेशंस है। सो एज वी ऑल नो कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की प्रेजेंस है उसको हम क्या बहुत सारी जगह पे यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमको हेल्प करता है क्या, टू सक लिक्विड्स और ड्रिंक्स स्ट्रॉ। आपने देखा होगा, आप कोई लिक्विड या कोई ड्रिंक को पीते हो थ्रू वाटर स्ट्रॉ, वहां भी आप क्या कर रहे हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई कर रहे हो। कैसे, सी दे हैव शोन अस एन एक्टिविटी, rubber air sucker are used as hanger or to stick showpieces on the wall or almirah. The rubber sucker is slightly pressed on the surface where we want it to get stuck. रबर एयर सकर्स होते हैं जिनको एज अ हैंगर यूज किया जाता है, या फिर टू स्टिक क्या शो पीसेस जो होते हैं उनको स्टिक करने के लिए वॉल्स पर या अलमिराज पर हम लोग यूज करते हैं। होते हैं ना रबर एयर सकर आते हैं, ये क्या होता है, उनको स्लाइटली क्या किया जाता है, प्रेस किया जाता है उस सरफेस पर जहाँ पे हम चाहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, स्टक हो जाए, है ना। चलो
नेक्स्ट क्या है, द एयर इनसाइड इट इज रिमूव एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर फ्रॉम द सराउंडिंग्स कीप्स इट स्टक ऑन द वॉल और अलमीरा। फिर क्या होता है, जैसे आपने उस पर क्या करा, एक थोड़ा सा प्रेस किया तो उसके अंदर जो एयर थी वो बाहर आ जाती है और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके सराउंडिंग्स का वो क्या हो जाता है, उस ऑब्जेक्ट को उस वॉल से या उस अलमीरा से स्टक होने में फिर हेल्प मिलता है। Paradropping or using a parachute while falling down from an aircraft also uses atmospheric pressure against a gravitational force। देखा है आपने, पैराड्रॉपिंग करी जाती है, पैराशूट वगैरह होते हैं, ये भी क्या होते हैं, जब आप इन्हें किसी एयरक्राफ्ट से क्या फॉल करवाते हो, ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूज करते हैं अगेंस्ट ग्रेविटेशन, है ना। जो पैराशूट होते हैं वो क्या कर देते हैं, एयर को ब्लॉक कर देते हैं, है ना, जो ऊपर की डायरेक्शन में क्या कर रही थी, कर रही थी। जिससे क्या होता है, धीरे धीरे जो रेट ऑफ फॉलिंग है वो मतलब गिरने का जो रेट है वो स्लो डाउन होने लगता है और जो पर्सन है वो बहुत सेफ लैंडिंग कर पाता है ऑन दी ग्राउंड। ठीक है, उसके बाद द चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर अ की टू वेदर प्रेडिक्शन। अ सडन फॉल इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द अर्थ सरफेस इंडिकेट्स रेन और स्नोफॉल। हमारे जो एटमॉस्फेरिक अर्थ का जो सरफेस है उस पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंजेस आते हैं उससे वेदर प्रोडिक्शन भी करी जा सकती है। ठीक है ना, जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या धीरे धीरे फॉल होने लगता है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे अर्थ सरफेस का कम होने लगता है, तो उससे ये इंडिकेट किया जा सकता है कि आने वाले टाइम पे रेनफॉल होने वाली है, स्नोफॉल होने वाला है। तो इस तरीके से एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बहुत जगह क्या है, एप्लीकेशंस अप्लाई किए जाते हैं। So the chapter has been completed over here. I hope the chapter was very clear to you. We'll meet you very soon with a new chapter. Till then, take care. Thank you everyone.